ओके, ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व्स के हवाले से जो आप लोगों की क्वेरीज़ हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने ये बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है। आई होप कि ये आपकी सारी क्वेरीज़ को जो है वो क्लियर कर देंगे। व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व्स? जैसे कि आप नॉर्मली एक टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं जिसमें कि टाइट्रेंट होता है जो कि ब्यूरेट से डाला जाता है, और टाइट्रेंड होता है जो कि बीकर में या कोनिकल फ्लास्क में मौजूद होता है। सो इट इज़ सिमिलर टाइप ऑफ टाइट्रेशन, बट वाई इट इज़ नोन एज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन के हम इसमें एंड पॉइंट डिटेक्शन जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड के थ्रू करते हैं। और उसमें हम टाइट्रेशन जब कर रहे होते हैं या टाइट्रेशन के लिए जब हमारे पास स्पीशीज़ आती हैं या हम कोई डिज़ाइन करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो उसमें हम ये देखते हैं कि क्या कोई ऐसा जो है वो स्पीशी है टाइट्रेंट या दोनों से बनने वाली प्रोडक्ट के जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हो। इफ़ यस, तो फिर हम उस हिसाब से रिएक्शन को चूज़ करते हैं। तो लेट्स सपोज इफ़ वी सी कि हम किस किस किस्म के जो कर्व्स हैं वो पॉसिबल हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व्स में। तो इसमें आपको जो है ये कुछ मिसाल है, कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आप इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने इस वक्त सबसे पहले जो है वो टाइट्रेशन कर्व ए है, ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जो टाइट्रेशन कर्व ड्रॉ करते हैं वो हमेशा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, यानी जो आप ब्यूरेट से डाल रहे होते हैं वो उसके वॉल्यूम, एडेड वॉल्यूम जो होता है उसके अगेंस्ट बनाते हैं एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर एब्जॉर्बेंस करेक्टेड होती है। नाउ व्हाट इज़ एब्जॉर्बेंस करेक्टेड, ये आपको मैनुअल में बताया हुआ है। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि एब्जॉर्बेंस करेक्टेड का अगर आप फार्मूला देखेंगे तो आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि क्योंकि यू हैव इनिशियल अ वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंड इन बीकर और कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। आपके पास एक टाइट्रेंड है जो कि कोनिकल फ्लास्क में या बीकर में मौजूद है, और लेट्स सपोज उसकी 10 ml आपके पास है, ठीक है। तो वो इनिशियल वॉल्यूम है कि जिस पर आप जो है आपके पास जो है वो मौजूद है आपका इनिशियल वॉल्यूम या सैम्पल, ठीक है। अब जब आप उसकी टाइट्रेशन करेंगे और टाइट्रेंट ऐड करते जाएंगे तो एक्चुअली होगा ये कि जो रिएक्शन हो रहा होगा वो तो ठीक है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा होगा, और आपको अच्छी तरह पता है कि एब्जॉर्बेंस जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, और वॉल्यूम के चेंज होने से एब्जॉर्बेंस पे फ़र्क पड़ेगा, यानी कि डाइल्यूशन होगी तो एब्जॉर्बेंस कम होगी। लिहाजा जो ऑब्जर्व्ड एब्जॉर्बेंस होती है जो कि कंटिन्यूसली टाइट्रेंट को ऐड करने से आ रही होती है वैल्यूज़, वो हमेशा से डाइल्यूटेड होती हैं या कम होती है। तो हम क्या करते हैं कि हम वॉल्यूम करेक्शन अप्लाई करके, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम C1V1 इजिकल्स टू C2V2 का फार्मूला लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से A1V1 इजिकल्स टू A2V2 का फार्मूला अगर आप लगाएंगे तो जो एब्जॉर्बेंस आपको चाहिए 10 ml में, जो आपका एक्चुअल सैम्पल था वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंड, तो उसमें आपको हमेशा से करेक्टेड एब्जॉर्बेंस मिलती रहेगी, और जो चीज़ें आपके अदर साइड पे जाएंगी वो डेफिनेटली जो है वो टोटल वॉल्यूम होगा और जो है वो ऑब्जर्व्ड एब्जॉर्बेंस होगी। तो इसका फार्मूला जब आप देखेंगे अब तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि करेक्टेड एब्जॉर्बेंस क्या है, मैनुअल में दिया हुआ है। तो जब आप करेक्टेड एब्जॉर्बेंस और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के अगेंस्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपके पास क्या सिचुएशंस आ सकती हैं। ग्राफ ए में देखें, इनिशियली आपके पास जो एब्जॉर्बेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और अभी इस इनिशियल पॉइंट पर आपके पास क्या मौजूद है, आपके पास बीकर में टाइट्रेंड मौजूद है, ठीक है। बीकर में या कोनिकल फ्लास्क में टाइट्रेंड मौजूद है, लेट्स सपोज 10 ml, ठीक है। तो अगर आपके पास एब्जॉर्बेंस
जो है वो नॉट ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो नहीं है बल्कि एब्जॉर्बेंस की कोई ना कोई वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो टाइट्रेंड है वो एब्जॉर्बिंग स्पेशी है, ठीक है, और एब्जॉर्बिंग स्पेशी है। और जैसे जैसे आप इसमें टाइट्रेंड वो जो ब्यूरेट से आप डालते जा रहे हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो जो है वो लोअर होती जा रही है, ठीक है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी एब्जॉर्बेंस बिल्कुल जो है वो ज़ीरो के करीब पहुंच जाएगी। जब आपकी प्रोडक्ट ज़ीरो के करीब पहुंच जाएगी तो वो जब होगा कि जब आपका कंप्लीटली सारा का सारा बीकर वाला टाइट्रेंड जो है वो कंज्यूम हो जाएगा प्रोडक्ट बनाने में, एंड नाउ देयर इज़ नो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ टाइट्रेंड। तो फिर आपकी एब्जॉर्बेंस ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद टाइट्रेंड के मज़ीद एडिशन करने से देयर इज़ नो चेंज इन एब्जॉर्बेंस। तो उसका मतलब ये होगा कि टाइट्रेंड जो कि इस वक्त बीकर में या कोनिकल फ्लास्क में मौजूद है आफ्टर एंड पॉइंट, उसकी एडिशन से एब्जॉर्बेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दैट केस ऑफ ग्राफ you have only the titrant absorbing species। इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप एप्सिलॉन ऑफ टाइट्रेंड इज ग्रेटर देन ज़ीरो, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब आप ये दूसरा कर्व देखें, इसमें आप देखें कि इनिशियली एब्जॉर्बेंस ज़ीरो है, यानी एब्जॉर्बेंस ऑफ टाइट्रेंड इज़ ज़ीरो, ठीक है। और जैसे जैसे टाइट्रेंड ऐड हो रहा है ब्यूरेट से, प्रोडक्ट बन रही है, तब भी एब्जॉर्बेंस ज़ीरो ही है, यानी कि एब्जॉर्बेंस मोलर एब्जॉर्बिविटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो ज़ीरो, ठीक है। नाउ एब्जॉर्बेंस इंक्रीज़ हुई और इंक्रीज़ होती रही, कब? जब टाइट्रेंड जो है वो सिर्फ कोनिकल फ्लास्क में ऐड हुआ, ठीक है, आफ्टर एंड पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो केस है वो है ओनली दी टाइट्रेंड एब्जॉर्ब्स, ओनली दी टाइट्रेंड एब्जॉर्ब्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टाइट्रेंड जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं क्लियरली कि सिर्फ और सिर्फ टाइट्रेंड एब्जॉर्ब करेगा, तो इनिशियल एब्जॉर्बेंस ज़ीरो होगी, प्रोडक्ट की वजह से भी एंड पॉइंट तक ज़ीरो रहेगी, लेकिन आफ्टर एंड पॉइंट इट विल इंक्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्यूरेट से आप टाइट्रेंड ऐड कर रहे हैं वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, और यहाँ फर्स्ट केस में जो है जो कोनिकल फ्लास्क में टाइट्रेंड है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास केस सी है और केस डी है, और इसमें आप इजीली देख सकते हैं केस सी अगर आप देखें तो इसमें बहुत इजीली आपको समझ में आएगा कि ओनली द प्रोडक्ट ऑफ द टाइट्रेशन रिएक्शन एब्जॉर्ब्स, बिकॉज इनिशियली देखें तो एब्जॉर्बेंस ज़ीरो है, और जैसे कि जैसे आपने इसमें टाइट्रेंड की एडिशन शुरू की ब्यूरेट से और प्रोडक्ट बनती रही, जब तक एब्जॉर्बेंस बढ़ती रही, और जब प्रोडक्ट बन गई, कंप्लीट हो गई, एंड पॉइंट आ गया या इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखें तो आपकी जो आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट जो एब्जॉर्बेंस है वो नॉट चेंजिंग, ठीक है, कांस्टेंट है, यानी टाइट्रेंड के एडिशन के बाद जो है देयर इज़ नो चेंज इन एब्जॉर्बेंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इनिशियली एब्जॉर्बेंस ज़ीरो थी, यानी कि एब्जॉर्बेंस ऑफ टाइट्रेंड जो कि आपका कोनिकल फ्लास्क में होता है वो ज़ीरो है, एब्जॉर्बेंस ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, मोलर एब्जॉर्बिविटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, जबकि मोलर एब्जॉर्बिविटी ऑफ टाइट्रेंड इज़ ऑल्सो ज़ीरो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट इज़ जो है वो एब्जॉर्बिंग स्पीशीज़ है, ठीक है। नाउ हाउएवर इन केस डी बोथ द टाइट्रेंड एंड द टाइट्रेंड एब्जॉर्ब। अब ये कैसे पता चल रहा है? बिकॉज इनिशियली एब्जॉर्बेंस नॉन ज़ीरो थी, जैसे जैसे इसमें टाइट्रेंड ऐड हुआ और प्रोडक्ट बनती रही, एब्जॉर्बेंस ज़ीरो की तरफ जाती रही, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो नॉन एब्जॉर्बिंग स्पीशी है, ठीक है। जब एब्जॉर्बेंस कंप्लीट ज़ीरो हो गई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रह गई, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया,
ठीक है, यहाँ पर एब्जॉर्बेंस 0 हो गई। देन अगेन जब आपने टाइट्रेंट ऐड किया तो अब जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें या तो प्रोडक्ट है या फिर टाइट्रेंट है। तो प्रोडक्ट की तो ज़ीरो एब्जॉर्बेंस है, लिहाजा प्रोडक्ट का तो इसमें कोई हाथ नहीं होगा एब्जॉर्प्शन में। लेकिन टाइट्रेंट के ऐड होने से जो है वॉल्यूम फिर से एब्जॉर्बेंस फिर से इंक्रीज़ हुई, यानी इस केस में टाइट्रेंट भी एब्जॉर्बिंग है और टाइट्रेंट भी एब्जॉर्बिंग है। हाउएवर द प्रोडक्ट हैज़ ज़ीरो एब्जॉर्बेंस। ठीक है, तो केस सी एंड केस डी भी बहुत सिंपल है और बहुत क्लियर है ना। अब हम आते हैं केस ई एंड केस एफ की तरफ। और ये जो दो केस हैं ये बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप जो है वो कर्व्स को इस तरह से समझना शुरू कर दें। एक्चुअली जो आपके कर्व्स हैं उनमें एक कर्व जो होता है या एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो इक्लिप्स पॉइंट से पहले होती है और एक स्ट्रेट लाइन इक्लिप्स पॉइंट के बाद होती है। ठीक है, जो इक्लिप्स पॉइंट से पहले है वो आपको टाइट्रेंट जो कोनिकल फ्लास्क में स्पीशीज है उसके बारे में बताएगा, जबकि इक्लिप्स पॉइंट के बाद जो स्ट्रेट लाइन है वो आपको बताएगी टाइट्रेंट यानी कि उस स्पीशीज के बारे में जो कि ब्यूरेट में मौजूद है। नो इन दैट केस ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि इनिशियली you have the product of analyte has no non-absorbing species। यहाँ पर भी एब्जॉर्बेंस 0 है और F में भी एब्जॉर्बेंस 0 है। ठीक है, तो इनिशियली क्या है जो स्पीशी है वो नॉन एब्जॉर्बिंग है। ठीक है, नाउ अब आप देखें इक्लिप्स पॉइंट तक क्या हो रहा है। इक्लिप्स पॉइंट तक जनाब आली एब्जॉर्बेंस बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखें तो इक्लिप्स पॉइंट में एब्जॉर्बेंस बढ़ रही है। ठीक है, तो इक्लिप्स पॉइंट के बाद एब्जॉर्बेंस बढ़ने का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट इज़ एब्जॉर्बिंग स्पीशी। ठीक है, सॉरी, इक्लिप्स पॉइंट से पहले स्ट्रेट लाइन के बढ़ने का मतलब, एब्जॉर्बेंस के बढ़ने का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट इज़ एब्जॉर्बिंग स्पीशी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट एब्जॉर्बिंग स्पीशी है और एफ में भी प्रोडक्ट एब्जॉर्बिंग स्पीशी है। इसके बाद इक्लिप्स पॉइंट के बाद आप देखें तो ई में भी ग्राफ इंक्रीज़ हो रहा है और एफ में भी ग्राफ इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्योंकि आफ्टर द इक्लिप्स पॉइंट जो एब्जॉर्बेंस बढ़ती है वो टाइट्रेंट की वजह से बढ़ती है। ठीक है, जो ब्यूरेट में होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि टाइट्रेंट इज़ ऑल्सो एब्जॉर्बिंग स्पीशी इन केस ई एंड इन केस एफ ऑल्सो। तो इट मीन्स इन केस ई both product and titrant are absorbing species, and in case F also both product and titrant are absorbing species। तो अगर केस E और केस F जो है उसमें दोनों जो है वो एब्जॉर्बिंग स्पीशी हैं, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन। अगर आप ग्राफ E एंड ग्राफ F में बिफोर इक्लिप्स पॉइंट स्लोप ऑफ लाइन को देखें तो आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ग्राफ E इज़ बेसिकली लेस देन दी स्लोप ऑफ लाइन इन ग्राफ एफ। ठीक है, बिफोर इक्लिप्स पॉइंट। ठीक है, तो बिफोर इक्लिप्स पॉइंट क्योंकि जो हमारी एब्जॉर्बेंस है वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, तो जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा एब्जॉर्बिंग है इन केस ऑफ ग्राफ एफ। ठीक है, और अब आप अगर दूसरी लाइन का ग्राफ देखें तो आप दूसरी आफ्टर इक्लिप्स पॉइंट का ग्राफ देखें तो यहाँ पर इक्लिप्स पॉइंट का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है केस ई में, जबकि केस एफ में आफ्टर इक्लिप्स पॉइंट जो ग्राफ है वो इतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा।